इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। कैश मार्केट में बुधवार के दिन ये के आंकड़े हैं, उस दिन देखिए करीब 2061 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज कैश मार्केट में करके गए, लेकिन डीआईएस ने कैश मार्केट में खरीदारी की करीब 1411 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखेंगे तो 2005 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में एक बार नजर डालिए 7380 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन में करके गए हैं। तो ये आंकड़ा क्या बता रहा है और आज के भारतीय बाजारों की तरफ से आज के भारतीय बाजारों के लिए क्या ये संकेत दे रहे हैं, ये भी समझ लेते हैं। और सुबह सुबह की पहली रणनीति बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए और ऑप्यूडेंट एडवाइजर्स के ब्रिजेश सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह समय देने के लिए अपना। भारतीय बाजारों में आज क्या करना चाहिए? बुधवार की क्लोजिंग तो नेगेटिव थी और इस वक्त जो क्यूज अभी आ रहे हैं वो कुछ बहुत अच्छे नहीं है, कुछ नेगेटिव क्यूज ही दिखाई दे रहे हैं। तो इनको देखते हुए आंकड़े कैसे लग रहे हैं? आज भारतीय बाजारों में किन लेवल्स को आप वॉच करेंगे? तो गुड मॉर्निंग पूजा जी। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप विश्व के बाजार का देखें तो जिसमें कि यूएस ऑलरेडी नेगेटिव में क्लोज हुआ है और फ्लैट टू पॉजिटिव जो है वो यूरोपियन मार्केट क्लोज हुआ है। लेकिन गोल्ड की आप चाल देखिए, गोल्ड ने फिर दोबारा ऊपर की तरफ रुक कर लिया है और इसमें $1986 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 2000 के ऊपर ट्रेड होता तो वो एक अलार्मिंग साइन रहेगा इक्विटी मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स वो 100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, वो भी एक नेगेटिव साइन है। राइट नाउ 100.52 अराउंड इज चलिए उनसे हम वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। फ़ोन लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन जो स्ट्रैटेजी वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो सेंटिमेंट है ओवरऑल वो नेगेटिव है और भारतीय बाज़ारों में भी उसका प्रेशर, उसका दबाव थोड़ा आज देखने को मिल सकता है और जो ओपनिंग है वो भी थोड़ी फ्लैट टू नेगेटिव आज भारतीय बाज़ारों में भी देखने को मिल सकती है। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन चलिए आपको कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ ही बता देते हैं जो कि हमें मिल रहे हैं बोनांजा की तरफ से। जो हमें कॉल्स आए हैं उसमें जैकॉब में वो खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। जो टारगेट सुझा रहे हैं वो 140 का है, स्टॉप लॉस होगा 124 का। और जो अगला कॉल है उसमें वो अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 4900 के लेवल्स के लिए। जो स्टॉप लॉस वो सुझा रहे हैं वो 4670 का है। तो ये दो कॉल्स हैं जो ट्रेडिंग के लिहाज से आज खरीदारी करने की राय है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति इस वक्त यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। हम एक बार समझेंगे, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी अपना के चलिए। वैसे उनकी स्ट्रैटेजी हमारे पास आ गई, हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। निफ्टी में जो वो स्टॉप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो है 17,540 का, 17,700 का, ये एक लेवल है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो 17,200 से 17,360 का दिखाई दे रहा है। तो ये एक रेंज है जिसके बीच भारतीय बाजार कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव का। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 37,700 से 38,050 का है और नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं वो 36,700 से 37,100 के बीच का है। तो ये दो रेंज है इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए। थोड़ी नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले, भारतीय बाजार को खुलने दे, एक बार सेटल होने दे, उसके बाद कुछ रणनीति यहाँ पर बनाने की राय होगी। और उनकी तरफ से जो ट्रेडिंग पिक्स आ रही हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। बीईएल में खरीदारी करने की राय होगी 256 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 242 का। 1 से 2 दिनों के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प बिकवाली करने की राय होगी, 1 से 2 दिनों के लेवल्स आपको सुझाए गए 2230 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ब्रिजेश हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, आपकी रणनीति हमें यहाँ पर हमने बता दी थी, और क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही? तो जैसे मैंने कहा कि दोनों ही फ्लैटिश टू नेगेटिव ट्रेंड में ओपन रहेंगे। अगर किसी को ट्रेड करना है तो मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में निफ्टी वीक है, आप उसको ही सेल करके चलिए। और जैसा कि मैंने पहला रेजिस्टेंस है 15,540, मुझे लगता है उसी का स्टॉप लेके आप एक बार बिकवाली कर सकते हैं 17,360 और अगर उसके नीचे ट्रेड हुआ तो फिर 17,200 का लेवल मिलेगा। अब कुछ दो चुनिंदा स्टॉक्स लेके आया हूँ आपके मद्देनजर। एक स्टॉक बाइंग के लिए रहेगा, एक स्टॉक
सेल के लिए रहेगा, जिसमें पहला रहेगा बाइंग के लिए BEL। अगर आप BEL के शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट देखेंगे तो बहुत मजबूती के संग में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरा जो टारगेट है 256 का है और जो स्टॉप लॉस है 242 का है। 1 से 2 दिन के लिए ऐसे बाइंग करने की सलाह रहेगी। और जो दूसरा स्टॉक है वो हीरो मोटरकॉर्प है, लोअर टॉप लोअर बॉटम में फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम के संग में इसमें गिरावट देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि ये गिरावट आज भी बरकरार रहेगी, तो इसको मौजूदा समय पे आप बेच सकते हैं। 2230 का एक मिनिमम टारगेट लेके चल रहा हूँ और मुझे लगता है कि हालांकि ये भी लेवल जो है वो ब्रेक होकर नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा, तो हो सकता है आपको 2200 के नीचे भी ये ट्रेड होता हुआ दिखे, लेकिन हम 1 से 2 दिन के लिए ऐसे 2230 का टारगेट लेके चल रहे हैं और 2297 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट ब्रिजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये समय देने के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज़ भी सुझाने के लिए। तो 4 कॉल्स दी गई आपको, 4 में से 3 में खरीदारी, 1 में बिकवाली की राय है। हीरो मोटोकॉर्प में स्टॉप लॉस 2297 का, टारगेट 2230 का सुझा रहे हैं और इसके अलावा BEL, जैकॉप, अपोलो हॉस्पिटल, इन तीनों में ही खरीदारी करने की राय आज के लिए आपको दी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों पर भी फोकस कर लेते हैं। ओवर द वीकेंड नतीजे भी काफ़ी ढेर सारे आए हैं, उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी अपडेट के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कि ओवर द वीकेंड नतीजे कौन कौन से आए हैं और कैसे रहे। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है हम इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो है नतीजे चौथे तिमाही के लगभग वीक नतीजे आए हैं। देखा जाए तो सारे पैरामीटर्स में आप ले लीजिए, एबिट ले लीजिए, रेवेन्यू ले लीजिए, ये सारे पैरामीटर्स में जो है एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए हैं। लेकिन हालांकि FY23 की जो रेवेन्यू गाइडेंस है और जो FY23 की मार्जिन गाइडेंस है वो बहुत अच्छी लेवल्स पे जो है फ्यूचर में जो है मैनेजमेंट ने कहा है। अब आंकड़ों की बात करें तो US डॉलर रेवेन्यू सिर्फ 0.7% का ग्रोथ देखने मिला था और जो एबिट है वो 7% डाउन था और मार्जिन्स में प्रेशर जो है दबाव देखने मिला था। और ये वॉलेटिलिटी जो है मैनेजमेंट कमेंट्री में भी आया है इन्फोसिस की कि आप देख सकते हैं कि ये वॉलेटिलिटी आगे भी रहने वाली है। CC रेवेन्यू ग्रोथ जो था लगभग 1.2% आया है तिमाही दर तिमाही और अनुमान देखें तो ऑलमोस्ट 3.2% आया। डील साइज़ जो था हालांकि डिसेंट रहा है, $2.3 बिलियन का डील साइज़ रहा है और ग्रोथ अगर देखा जाए तो ब्रॉड बेस देखा गया, सारे वर्टिकल्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। और आगे जाते हुए जो FY23 की गाइडेंस है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे 13 से 15% रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है और जो पोल हुई थी वो लगभग 12 से 14% का था और जो मार्जिन्स देखा गया है वो ऑलमोस्ट 21 to 23% का अनुमान लगाया गया और एक्सपेक्टेशन जो था ऑलमोस्ट सेम आया था। तो ओवरऑल इन्फोसिस के नतीजे वीक हैं लेकिन गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है आगे जाते हुए FY23 के लिए। दूसरा नतीजा HDFC बैंक आया था। यहाँ पे ओवरऑल नतीजे देखें तो बिलो एस्टिमेट्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में स्लाइड बिलो आया है। पैट, एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी बेटर नंबर्स देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम अब लगभग 10% हो गया है। प्रोविजंस लेकिन डाउन हुआ है ऑलमोस्ट 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो उसके कारण जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। GNP ले लीजिए, NNPA रेशियोज़ ले लीजिए, यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं लगभग 5 से लेकर 9 बेसिस पॉइंट्स तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने मिला है। ऑलरेडी Q4 अपडेट में आपके एडवांसेस और डिपॉजिट्स में अच्छी ग्रोथ लगभग 17 से 21% का दोनों में ग्रोथ देखने मिला था और कासा रेशियो में भी इंप्रूवमेंट देखने मिली थी। तो आप कह सकते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से HDFC बैंक के नंबर्स थोड़े बिलो द एस्टिमेट्स आए हैं लेकिन जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। और आखिरी स्टॉक रहेगा ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस। चौथे तिमाही के शानदार नतीजे आए हैं। VNB जो है आपके न्यू बिजनेस वो ऑलमोस्ट 31% है। पैट में तो लगभग आप देख सकते हैं 190% का जो है ग्रोथ देखने मिला और जो उनका एनुअलाइज प्रीमियम है यहाँ पे भी जो है लगभग 4% का ग्रोथ देखने मिला है। तो ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस के नतीजे अच्छे आए हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ नतीजे हैं ओवर द वीकेंड आए हैं। 3 अहम नतीजे आए जो कि आपको अभी शरद ने बताए। ICICI प्रूडेंशियल शानदार नंबर्स आए और इस पर देखिए आज कुछ रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। मुनाफे में स्पेशली देखिए 190% की ग्रोथ सालाना आधार पर इस तिमाही देखी गई है और इनके जो प्रीमियम इक्विवेलेंट नंबर्स हैं वहाँ पर भी 3.9% की बढ़त है। तो यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। कुछ मिले जुले से नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। HDFC बैंक के NII 10% की ग्रोथ वहाँ पर देखी गई है लेकिन जो अनुमान किया जा रहा था उससे कम है आंकड़ा। मुनाफे का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जो अनुमान कर रहे थे उससे कम नंबर्स आए और 22% की ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली है। ग्रॉस NPA नेट NPA के फ्रंट पर लेकिन इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है और इन्फोसिस के जो नंबर्स हैं वो अनुमान से थोड़े कमज़ोर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम कुछ नतीजे हमने बताए हैं और इस पर आज मार्केट भी रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स और कौन कौन से हैं?
जी बिल्कुल, तो सबसे पहले टाटा स्टील फोकस में रहेगा। यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि कंपनी जो है शेयर विभाजन की जो है सोचेगी बात आपके 3 मई को, तो ये इंपॉर्टेंट डे रहेगा शेयर स्प्लिट के डिसीजन के ऊपर। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे जो है उन्होंने जो उनकी जो मिडिल ईस्टर्न आर्म है उन्होंने स्टेक जो है ली है, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग 30% स्टेक राक सीमेंट में, वो लगभग 750 करोड़ मतलब $101 मिलियन का है, तो वो फोकस में ज़रूर रखिएगा। ये जो एक्विजिशन है थोड़े एक्सपेंसिव लेवल्स में ज़रूर है, लेकिन याद रखिए जो वाइट सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये बहुत पॉजिटिव रहेगा, स्पेशली जेके सीमेंट और आपके अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए। तो ये दोनों जो है स्टॉक्स फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा टाटा पावर रहेगा फोकस में। यहाँ पे भी उन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है ब्लैक रॉक के साथ। अब ये ब्लैक रॉक के साथ लगभग 4000 करोड़ रुपए का जो है बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ऑलमोस्ट 20.53% स्टेक जो है आपके रिन्यूएबल बिजनेस में जो है ट्रांसफ़र होगा, और ये ट्रांजैक्शन एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 से लेकर 3 महीने में क्लोज हो जाए। तो ये थी टाटा मोटर्स की खबर। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा फोकस में रहेगा। वो अपने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं लगभग 2.5% का प्राइस हाइक जो इस वीकेंड में अनाउंस किए थे, तो वो जो है फोकस में रहने वाला है स्टॉक। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलावा रिलायंस है फोकस में। यहाँ पे खबर आ रहे हैं, ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि लगभग एक पॉजिटिव बिड जो है वॉलग्रीन्स बूट अलायंस के लिए डील के साथ कर सकते हैं, और वो एक्वायर कर सकते हैं। डील वैल्यूएशन लगभग जो है $910 करोड़ का हो सकता है। तो रिलायंस के अलावा लुपिन रहेगा फोकस में। यहाँ पे US FDA अप्रूवल आ गई है डेस्वेल वैक्सीन के लिए, और ये दवाई डिप्रेशन को क्योर करता है। तो ये जो है प्रोडक्ट गोवा में मैन्युफैक्चर होगा। जुबिलेंट इंग्रेविया को भी फोकस में रखते हैं। 270 करोड़ का उनको एक ऑर्डर मिला है उनके स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट के लेके, तो स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और आखिरी में टेक्सटाइल स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे नई PLI स्कीम अनाउंस हुई है, और इस स्कीम में तहत लगभग 19,070 करोड़ जो है निवेश के प्रस्ताव रखा गया, और इसमें ट्राइडेंट जो है सेपरेटली इन्वेस्ट 1609 करोड़ इस PLI स्कीम में करेंगे। तो टेक्सटाइल स्टॉक्स को भी जो है फोकस में रखिएगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो टाटा ग्रुप की कंपनियां टाटा स्टील, टाटा पावर, ये आज फोकस में रह सकती हैं। इसके अलावा M&M फोकस में रहेगी। गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। कुछ दिन पहले मारुति ने भी इस तरह का कदम लिया था, फिर माना जा रहा था कि इसको फॉलो करते हुए बाकी सारी कंपनियां भी दिखाई देंगी, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। और इसके अलावा रिलायंस और टेक्सटाइल कंपनियों पर भी आज आप नजर रखिए। तो चलिए, ये तो बात हुई खबरों की। इन पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या आई हैं ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन एक बार ये भी समझ लेते हैं इक्विटी मार्केट में तो रणनीति आपको बताई, कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। और कुंवर ग्रुप से रवि देवरा हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फोन लाइन के जरिए। थैंक यू सो मच रवि, समय देने के लिए आज अपना। आज कमोडिटी मार्केट में कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, इस पर क्या रणनीति आज आप सुझा रहे कमोडिटी मार्केट में, ये बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज थोड़ा बहुत जो कमोडिटी मार्केट में पर्टिकुलर जो नॉन एग्रो बास्केट है, जिसमें बुलियन, एनर्जी एंड मेटल पैक है, सारे में आज एक तेजी का माहौल रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर अभी जो फिर से जो क्रूड के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं, नेचुरल गैस के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे $7 के ऊपर कंफर्टेबिलिटी अभी सस्टेन कर रहे हैं, एंड साथ में जो यूक्रेन एंड रशिया के बिटवीन जो तनाव है वो खिंचता जा रहा है, और वहां से भी जो कमेंट्स आ रहे हैं, हार्श कमेंट आ रहे हैं, तो लग रहा है कि फिर से एक नॉर्थवर्ड जर्नी है वो कमोडिटीज में, पर्टिकुलर नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में तीनों सेगमेंट में देखी जा सकती है, क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट का बढ़ना उसका एक रेप्लिका है, एक इम्पैक्ट है, वो सारे बास्केट पे रहता है। तो लग रहा है कि आज एनर्जी बास्केट पूरा आज बुलियन एज वेल एज साथ में मेटल्स को भी सपोर्ट करेगा। साथ में दूसरा जो फैक्टर रहेगा वो रुपए की वीकनेस रहेगी, जिस हिसाब से ओवरनाइट ये मींस के ओवर द वीक हम छुट्टी पे थे, बट फिर भी ग्लोबली अगर मार्केट चल रहे थे, वहाँ पे क्रूड, नेचुरल गैस, जो भी मेटल्स है उसके प्राइसेस में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। तो इससे एक रुपये पे काफी नेगेटिव प्रेशर होगा, तो एक एडिशनल सपोर्ट करेगा आज नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज को। पहला मेरा रिकमेंडेशन आज के लिए सिल्वर मई कॉन्ट्रैक्ट में है, ये बाय करें। सिल्वर वैसे गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि बेस मेटल भी तेज है, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में मई कॉन्ट्रैक्ट में बाय करके चलना चाहिए। आज 70,000 का लेवल ब्रिज होने की पूरी शक्यता है, तो वहां पे आप 70,300 पहला एंड 71,000 तक के लेवल्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वीक में, एंड 68,700 का स्टॉप लॉस है। सेकंड जो जहाँ पे सप्लाई का कंसर्न है वो जिंक जैसी कमोडिटीज में काफी सप्लाई का कंसर्न था, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट की वजह से काफी जो माइनर्स है उन्होंने अपनी कैपेसिटी रिड्यूस की है, जिस हिसाब से फिर से प्राइसेस में बढ़ोतरी आए और कैपेसिटी कट करेंगे तो आगे जाके एक डेफिसिट सिनारियो
जिंक में खड़ा हो सकता है, तो वहां पे आप बाय करके चले। अप्रैल फ्यूचर में 382 का इंट्राडे टारगेट रहेगा, 367 का स्टॉप लॉस लगाए। आज के लिए जिंक एंड सिल्वर मेरी प्रेफर्ड पिक रहेगी। ओके, तो जिंक और सिल्वर दोनों में ही खरीदारी करने की राय। रवि, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे कच्चे तेल पर भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रूस के ऑयल इंपोर्ट पर अब यूरोपियन यूनियन भी बैन की खबर आ रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, और उसके चलते हमने ब्रेंट पे भी एक उछाल देखा। लेकिन ये जो लगातार उतार चढ़ाव का सिनेरियो बन रहा है कच्चे तेल में, किस तरह का ट्रेड इस पर लेने की राय होगी? क्या खरीदारी करके चले या फिर ऊपरी स्तरों से फिर से एक करेक्शन आ सकता है कच्चे तेल में? मुझे खरीदारी का ट्रेंड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यूएस एक एफर्ट कर रहा है कि वो एनर्जी प्राइसेस कम रहे, क्योंकि अभी वहां भी प्रेशर चालू हुआ है। पर सामने यूरोपियन रीजन देखे तो वो जो डिसीजन ले रहा है कि वो पार्शली धीरे धीरे करके रशियन ऑयल इंपोर्ट पे बैन लगाएगा। अगर ऐसा कुछ किया तो रशिया अपना नेचुरल गैस का सप्लाई क्लोज कर सकता है, तो एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस है ये यूरोजोन में आ सकता है। तो इसका एक बेसिक रीजन है। साथ में ये क्राइसिस फुलफिल करने में ओपेक एक सक्षम है, पर ओपेक ने साफ इनकार कर दिया लास्ट वीक कि वो अपना जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ाएंगे। तो ये सबसे बड़ा हैंगओवर रहेगा, एंड मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी वीकनेस क्रूड में आनी चाहिए। कोई भी डीप आता है, कोई भी वोलेटिलिटी के पार्ट पे, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो WTI है वो 106 एंड ब्रेंट है वो 110 का लेवल क्रॉस करके अभी कंफर्टेबिलिटी वहां पे ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ये एक बड़ी रैली रिज्यूम होगी। जो जो अभी रिसेंट हाई किए हैं क्रूड के प्राइसेस ने, वो भी यहाँ से आराम से पियर्स हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो आज इंट्राडे का व्यू है तो भी बाय करके चलना चाहिए। अपर साइड मेरा मानना है कि 8300 के प्राइसेस आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। स्टॉप लॉस 8000 का लगाए, जो 8070 के करीब क्लोज हुआ था क्रूड, तो कुछ गैप अप पे होता है तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। 8000 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि वहां पे बाय करके चलना चाहिए। नेचुरल गैस में भी थोड़ा अगर रिस्क ले सकते हैं, 555 पे क्लोज हुआ था, ये कमोडिटी भी आप बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये 570 तक जा सकते हैं। 550 का स्टॉप लॉस लगाए तो दोनों एनर्जी पैक क्रूड एंड नेचुरल गैस में एक बड़ा उछाल आज एंड कल देखा जा सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया रवि ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सिल्वर और जिंक दोनों में ही खरीदारी करने के लिए, कच्चे तेल में भी आने वाले समय में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिए। चलिए अब आगे